नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बेटर ट्रुथ में। पिछले वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया। रिजर्वेशन के बारे में था, पार्ट 1 डाल दिया मैंने, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे, अभी उस पर काम चल रहा है। अब आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अभी हाल ही में एक मुद्दा कल ही मेरे ध्यान में आया, उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। राजस्थान के बहुत सारे एरियाज में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शिक्षकों के द्वारा ये किताब है, अगर आपको दिख रही है, संघ यात्रा संगठन व सेवा के 100 वर्ष, ऐसे करके किताब जो है ये वो स्कूल में बांटी गई है। आरएसएस के बारे में ये किताब है। आरएसएस जैसे कि आपको पता ही है, एक संगठन है, एक संघ है हमारे भारत देश में, और कई लोग जो है वो इसका विरोध भी करते हैं, कई लोग जो है इसके पक्ष में भी हैं। अलग अलग तर्क उत्तरक जो है वो दिए जाते हैं। मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी के लिए आपको थोड़ी सी डिटेल्स आरएसएस के बारे में जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आरएसएस की स्थापना जो है वो डॉक्टर के.बी. हेडगेवार है, डॉक्टर के.बी. हेडगेवार। उन्होंने 27 सितंबर 1925 नागपुर महाराष्ट्र में, है ना, 1925 में की थी सितंबर में। और वर्तमान में जो है इनके जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी, वो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। और आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक 2026 तक ये जो आरएसएस नाम की संगठन है, जो संस्था है, इसके ऊपर 3 बार जो है बैन लगाया जा चुका है। टोटल 3 बार, एक बार 1948 में, एक बार 1975 में और एक बार 1992 में। 3 बार जो है आरएसएस ये जो संस्था है इसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है। और इसके अलावा अब थोड़ा सा आपको और मैं जानकारी दे दूं अगर, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो है ये जो मतलब कि आरएसएस जो है इसका जो वो होते हैं मेन, अपन क्या बोल सकते हैं, अध्यक्ष जिसको अपन बोल सकते हैं ना। तो आरएसएस का जो अध्यक्ष है, सबसे पहले जो अध्यक्ष रहे उनका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो संस्थापक भी है यहाँ के। 1925 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में नंबर 2 पे जो है वो रहे माधव सदाशिव राव, नंबर 3 पे मधुकर दत्तात्रेय, नंबर 4 पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, नंबर 5 पे के.एस. सुदर्शन और नंबर 6 पे डॉक्टर मोहन भागवत। अभी तक टोटल जो है 6 लोग ऐसे हैं जो इस आरएसएस संस्था जो है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको अलग नाम से संबोधित किया जाता है, अलग, वैसे इनका अलग नाम, इनको अध्यक्ष के नाम से नहीं जानते। संघ सेवक चालक, ऐसे संघ सेवा चालक ऐसे कुछ करके इनका नाम है, आगे आपको बताया जाएगा। अगली सूचना जो है वो ये कि आरएसएस नामक जो संस्था है ये देश में आजादी से पहले से चली आ रही है, 1925। तो मतलब आजादी से पहले की संस्था जो है वो चली आ रही है। अब अगर आजादी से पहले की है तो आजादी में भी इसका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए, बट सच कहूँ तो 0 है। बल्कि उस समय जितने भी आंदोलन हुए, सत्याग्रह 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह जो हुआ, 1942 में जो भारत छोड़ आंदोलन हुआ, उसमें प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने जो बिल्कुल साफ मना कर दिया था। इसके अलावा आरएसएस जो है इसका कहीं भी किसी संघ के रूप में, किसी कमेटी के रूप में, किसी कंपनी के रूप में, किसी ट्रस्ट के रूप में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इंडिया में इतना बड़ा संस्थान है, लाखों लोग जो है वो इस संगठन में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका कहीं पर भी अभी तक कोई जो है रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा आरएसएस जो है वो उसका जो मुख्य संगठन है उसके अंदर जो है महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक अलग से जो है समाज सेविका ऐसे कुछ करके एक संगठन बनाया हुआ है, पर वो जो है भाई, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो है महिलाओं को अपने बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते होंगे, वरना उसी संगठन में महिलाओं को शामिल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जो है अपने संगठन में स्थान नहीं दिया। और इसके अलावा जितनी भी जो अलग अलग जगहों पर दैनिक शाखाएं बनी हुई है आरएसएस की, वहां पर भी जो है सिर्फ पुरुषों जो है उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसके अलावा वहां पर जो है वहां पर भी महिलाएं जो है वो अलाउड नहीं करते हैं। और सुन लीजिए, महिलाओं के लिए जो है राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से जो एक अलग से संगठन बनाया हुआ है कि वो जो है वहां पे जाकर के काम कर सकती है। बाकी इसके अलावा जो है
उन्हें आरएसएस जो मुख्य संगठन है उसमें उन्हें मतलब किसी प्रकार से जो है सहभागिता नहीं प्रदान की जाती है। कोई भी आपसे पूछेगा तो अगर आप कोई आरएसएस वाले व्यक्ति से पूछोगे कि भाई आपने महिलाओं को अपने वहां पे जगह नहीं दी है, तो वो यही कहेंगे कि हमने इनके लिए अलग से एक संगठन बना रखा है और इस संगठन जो है इसका नाम उन्होंने रखा है कि राष्ट्रीय सेविका समिति। राष्ट्रीय सेविका समिति ये इन्होंने नाम रखा है। अब बात ये जो है वो ये कि अलग संगठन बनाने की कहाँ से जरूरत पड़ती है। आप बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां देखते हैं, आप और भी बहुत सारे संघ वगैरह जो है देखते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो क्या वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संगठन बनाते हैं, अलग अलग संस्थाएं बनाते हैं? नहीं, सामूहिक रूप से जो उनके संगठन और उनकी संस्थाएं जो है वो बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है अलग से जो इनके लिए संस्था बनाई गई है, आरएसएस में इनके लिए कोई स्थान नहीं है महिलाओं के लिए। इसके अलावा आरएसएस का जो शीर्ष पद है उस पे सरसंघ संचालक जो है, सरसंघ चालक, उसको जो मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि अध्यक्ष जो होता है, जैसे अभी मोहन भागवत जी हैं तो सरसंघ चालक के नाम से उनको जानते हैं। तो आरएसएस का जो शीर्ष पद होता है सरसंघ चालक, उस पे हमेशा जो है अभी तक टोटल 6 रहे हैं, तो उनमें जो है हमेशा उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं का स्थान रहा है। अभी तक 6 लोग बने हैं, जिनमें से 5 जो है वो ब्राह्मण की जो जाति है वहां से बिलोंग करते हैं और एक जो है जनरल कास्ट राजपूत से बिलोंग करते हैं। जनरल कास्ट के लोग जो है वो वहाँ पे अध्यक्ष बनेंगे। अभी तक एक भी दलित, SC ST OBC या किसी महिला को जो है अभी तक एक बार भी जो है उसका अध्यक्ष जो है वो नहीं बनाया गया है। फिर ये कहते हैं कि जो है राष्ट्र के अंदर जो है विकास के रूप में काम करता है, राष्ट्र को मतलब पारस्परिक जो सौहार्द होता है उसको बढ़ावा देता है, सामाजिक सौहार्द को कैसे बढ़ावा दे रहा है ये, जब इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। शीर्ष पदों पर आप जो दलितों को, SC ST OBC जो है उनको नहीं जाने दे रहे। ये तो हो ही नहीं सकता कि 5-6 बार आपने बनाया उनमें एक भी दलित ना हो, उनमें एक भी OBC ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है वो थोड़ा सा देखने लायक इसमें बात लगी। इसके अलावा 1950 में हिंदू कोड बिल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जब लेकर के आए थे। हिंदू कोड बिल में क्या था, कुछ महिलाओं के अधिकारों की बात हुई हुई थी और एक संपत्ति रखने का अधिकार, हाँ, कि सभी जो है वो संपत्ति रख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ अधिकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है वो देना चाहते थे। और इसका जो है ये जो अपनी RSS नामक संस्था है जो अभी वर्तमान में भारत में काफी जोरों शोरों से बढ़ रही है, तो इसने पूरा विरोध किया। हिंदू बिल कोड की बात करूं मैं, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की गई थी, संपत्ति रखने का जो अधिकार होता है उसके बारे में बात की गई थी, उसका जो है RSS नामक संस्था ने विरोध किया है। इसके अलावा RSS जो है, मैंने आज ही जब मैंने रिसर्च किया अपना होमवर्क में कर रहा था, तो रिसर्च करते वक्त मैंने देखा कि जब भी मैं जहाँ पे भी सर्च कर रहा हूँ तो वो ऐसा कह रहे हैं कि RSS जो है वो मनुस्मृति जो है, मेरा तो ये मानना है कि मनुस्मृति के ऊपर वो चलती है। मनुस्मृति उनका सबसे बड़ा ग्रंथ इसको वो मानते होंगे, लेकिन वो जो है जब भी ओपनली उनको कहीं बोलना होता है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि RSS जो मनुस्मृति के ऊपर नहीं चलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 30 नवंबर 1949 को संघ का जो मुखपत्र आता है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर जो है संपादकीय में देखो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में मनुस्मृति के कानूनों का उल्लेख न होने पर निराशा व्यक्त की गई। मतलब उस समय वहां के जो संगठन के जो अध्यक्ष थे और वहां के जो बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने निराशा व्यक्त की किस बात को लेकर के कि संविधान में जो है मनुस्मृति के रूल्स वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। वो ये चाहते थे कि संविधान में मनुस्मृति जो है उसको इंक्लूड किया जाए, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया और इस वजह से वो काफी निराश भी हुए। ये उन्होंने ओपनली वहां अपने संपादक में लिखा है। इसके अलावा सावरकर जी, वीर सावरकर, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आजकल वो मूवी भी चली है टैक्स फ्री होकर के, गवर्नमेंट जो इस प्रकार की मूवीज को प्रमोट करती है। तो उन्होंने जो है मनुस्मृति के पक्ष में कई ऐतिहासिक बयान लिखे और वो जो है अक्सर संघ की विचारधारा को जो है दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। पुराने टाइम पे अगर आप उनकी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो भी जो है संघ की विचारधारा से बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं जो संघ की विचारधारा से मेल खाते हैं, और वो भी जो है मनुस्मृति को मानते हैं, मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जरूर ये RSS जो है वो मनुस्मृति के बेस पर ही चलने वाला एक संस्था है। इसके अलावा जब अपने जो सावरकर जी की मैं आपकी बात बता रहा था, सावरकर जी जो है इनको लेकर के एक मूवी बनी थी वीर सावरकर, इनको बड़ा महान महापुरुष दिखाया गया, लेकिन ये जो है बाद में कई लोगों ने इनको माफी वीर भी कहा। अब माफी वीर क्यों कहा, जब इनको पकड़ करके जेल में डाला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पे काला पानी की सजा इसको दी गई, तो वहां पर सजा देने के बाद में ऐसा होता है कि जब वहां पे सजा दी गई, सजा देने के बाद में इन्होंने वहां से जो है 1911 से लेकर के 1920 तक 9 साल के दौरान उन्होंने जो है
कई बार जो है ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने बताया, और लेटर में जो है उन्होंने बहुत बार जो है माफी मांगी है अंग्रेजी हुकूमत से कि मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। इन्होंने कहा कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में आपका जो साम्राज्य है ब्रिटिश साम्राज्य, इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं जो है स्वेच्छा से किसी सेना में या कि प्रशासनिक सेवा में जो है मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब भी ये लेटर लिखते हैं तो लेटर में हमेशा जो है लास्ट में इस प्रकार की बातें लिखते हैं कि मैं आपका सबसे वफादार सेवक बन करके रहूंगा। ऐसी बातें जब लेटर के लास्ट में लिखी जाती ताकि इनको जेल से बाहर निकाला जा सके। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने जो झुके नहीं, जिन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे। लेकिन वहां पे ये जो है लगातार अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगते रहे, उनके प्रति वफादारी की कस्में खाते रहे। इसके अलावा और आपको बताता हूँ कि माधव सदाशिव राव गोलवलकर, जिनको श्री गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है दूसरे अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय संघ सेवक के। और ये जो आरएसएस है इसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इनके बारे में देखो एक बात मैंने देखी है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बंच ऑफ थॉट्स ऐसे करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, और उसमें इन्होंने लिखा कि मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्टों को देश की सुरक्षा के लिए 3 आंतरिक खतरे इन्होंने बताया। अब इस बात को समझना, अपन भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को मतलब क्या, समस्त नागरिकों का मतलब हिंदू था क्या, सिर्फ मुस्लिम था क्या, सिर्फ ईसाई क्या, सिर्फ सिख? नहीं, समस्त का मतलब हो गया कि हर जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे उनका रिलीजन कोई भी है, चाहे उनकी कास्ट कोई भी है, सबको जो है न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अवसर, इन सबकी बराबर, इन सबको जो है मतलब इनमें बराबर रखने की बात हुई थी। लेकिन वहीं पे उस समय जो आरएसएस के दूसरे ये जो व्यक्ति थे माधव सदाशिव, है ना, एमएस गोलकर उसका अपन नाम ले सकते हैं, तो इन्होंने जो है अपनी बुक में लिखा था कि ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट जो है वो हमारे देश के लिए आंतरिक खतरा है। तो क्या आरएसएस जो है, मैं जो आपके सामने मैं साबित करना चाहता हूँ वो ये कि क्या आरएसएस एक ऐसी संस्था है, क्या इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बड़े उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, क्या उनके विचार इस प्रकार के हैं कि वो संविधान सम्मत हो, वो कानून सम्मत हो? क्या वो जो है लोकतंत्र की जैसी बातें कर रहे होते हैं? नहीं। और देखिए, और मेरे पास बहुत सारे हैं। इन्होंने एक और बुक लिखी है, वी और ओवर नेशनहुड डिफाइंड, ऐसा करके इन्होंने एक बुक लिखी है। और उस बुक में उन्होंने लिखा था कि जर्मनी ने जो है अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदी नस्ल को देश से बाहर निकालकर दुनिया को चुका दिया। हिटलर के समय की बात हो रही है, जब यहूदियों को जो है मतलब बहुत बेदर्दी तरीके से वहां पे मारा गया, गैस चैम्बर्स में डाल डाल के। आप लोगों ने हिटलर के शासन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, अभी थोड़े दिन तो पढ़ लीजिए। उसके बाद में क्या है, जैसे मुगल काल हटा है, जैसे और भी बहुत सारे जो चीजें हैं नई शिक्षा नीति में अलग अलग चीजों को हटाया जा रहा है, तो ये भी जो है थोड़े दिन बाद में शायद आपको नहीं पढ़ने को मिले हिटलर के बारे में। लेकिन हिटलर जर्मनी का जो तानाशाह हुआ, और उसके बारे में जो है ये कह रहे हैं कि हमें भी जर्मनी से और हिटलर से सीखना चाहिए। ये जो बयान है ये एमएस गोलकर का है, जो कि जिनको श्री गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, हाँ? और ये आरएसएस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है जर्मनी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखें? कि दूसरी जाति के जो लोग हैं उनको गैस चैम्बर में डाल डाल करके अपन क्या कर दें, मतलब उनको अपन मार दें? क्या वो इंसान नहीं? मैं तो ये कहता हूँ दूसरे देश के जो लोग हैं उनसे भी अपन को क्यों नफरत करनी है, जब तक वो अपन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सब देश के जो लोग हैं वो भाई, कोई ऊपर से अपन से कोई पूछता थोड़ी है कि आप कौन सी कंट्री में पैदा होना चाहते हैं, तो अपने पास चॉइस थोड़ी होती है। ये तो बाई चांस होता है कि अपन किसी भी देश में पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं हमारी उस देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है दूसरे देश के लोगों को लेटर लिख लिख करके उनसे माफी मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हम आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में काम करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो एमएस गोलकर जो है अपन कह सकते हैं, तो इन्होंने जो है ये लिखा कि जिस प्रकार से जर्मनी में हुआ वैसा इंडिया में भी होना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए जर्मनी के तानाशाह हिटलर से। और देखिए डॉक्टर मोहन भागवत, जो अभी वर्तमान में हमारे आरएसएस संघ जो है उसका वो अध्यक्ष हैं, तो कहते हैं, ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उन्होंने एक भाषण में बताया कि जो विवाह होता है, ये मैंने रिसर्च की है तो मैंने बहुत सारी जगहों से अलग अलग ढूंढ ढूंढ के निकाला आरएसएस में। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो विवाह होता है ये कॉन्टेक्ट बेस्ड है, मतलब आदमी जो है वो घर की सेफ्टी करे, औरत घर का काम करे। इनकी नजर में औरत जो है वो सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है।
और वो कहते हैं कि अगर औरतें काम नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आदमी जो उससे वो औरत को छोड़ सकता है। अब ये कोई तर्कसम्मत बात है? ये इन्होंने ही कही है, मैं अपनी तरफ से कोई भी कुछ ऐड करके नहीं बता रहा हूँ आपको। जो बातें इन्होंने अपने बयानों में कही है विद रिकॉर्ड, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इन्होंने बोला है इस चीज के बारे में कि इन्होंने जो है 2013 के अंदर अपना एक भाषण दिया था। उस भाषण में जो उन्होंने कहा था कि जो विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध है, जिसमें आदमी जो वो सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है और जो घर के काम करने की। औरत घर के काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेगी? घर के काम सिर्फ औरतें करेंगी तो पॉसिबल नहीं है। तभी तो बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उनको इतने सारे अधिकार दिलवाए। लेकिन कुछ संघ हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो अभी भी पुरातन विचारों पर चलती है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संघ हैं जो लगातार जो है हमारी संस्कृति, पुरातन संस्कृति, उसमें बहुत सारी कमियां थी। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी हैं। और देखो, एक जागरूक व्यक्ति कौन मानता हूँ मैं, एक जागरूक नागरिक कौन होता है? जो हमेशा अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहे। आगे बात समझ में कि आपकी कोर वैल्यू जो बनी रही, लेकिन आपको जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, रोज जो है लेटेस्ट मोबाइल फोन जो आते रहते हैं तो उनमें रोज अपडेट आते रहते हैं। जितने नए मोबाइल आते हैं, जितने सारे उसमें फीचर्स होते हैं, उतने ज्यादा वो मार्केट में मोबाइल चलता है। सेम एज द वे एक व्यक्ति को अपने आप को हमेशा परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। हमेशा तैयार रहो बदलने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। लेकिन ये देखिए कुछ संस्था के लोग हैं जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वही पुरानी बातें, वही पुरानी सोच लेकर के बैठे हुए हैं। अभी तक वो जो उसी चार वर्णों को बांध के बैठे हैं कि नहीं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। अभी वो यही मानते हैं कि ब्राह्मण होते हैं जात के आधार पर और जन्म के आधार पर, जिसका जिस पहले जो है वो कर्म के आधार पर होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसके हिसाब से, उसकी कैटेगरी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और इज्जत तो सबको ही मिलनी चाहिए, सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। इसके अलावा और भी मेरे पास एक खबर है इसके बारे में। देखिए कि ये है नवंबर 2010 में जो है सरसंघ चालक के एस सुदर्शन ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इंदिरा गांधी जो है और राजीव गांधी की हत्याओं के पीछे जो है सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कोई सबूत नहीं था, लेकिन बेबाक बोल, जो मन में आया वो बोल दिया। इनके चरित्र के बारे में बात की, इनको जो है CIA का एजेंट बता दिया। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ भी बोल दें बिना प्रूफ के, बिना सबूत के। आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई कि सोनिया गांधी जो है वो CIA की एजेंट थी। इन्होंने तो इतनी इतनी बातें कही, पर्सनल बातें। इतने बड़े जो पद पे व्यक्ति होता है उसको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी गरिमा जो उसका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पद के ऊपर बैठे हैं। लेकिन वो जो है इस प्रकार की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर जो है वेटर थी, डांसर थी, इस प्रकार के शब्द जो उन्होंने यूज लिए सोनिया गांधी के लिए, और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि किस प्रकार से जो है राजीव गांधी जो है वो इंदिरा गांधी, उनकी हत्या के पीछे जो है सोनिया गांधी का हाथ था। इस प्रकार का जो आरोप है वो उन्होंने लगाया। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है अपने मन में एक करेक्टर बनाए, एक सर्टिफिकेट आपके मन में तैयार हो जो आप दे सके RSS वालों को, जो भी आपके साथ में आता है कि भाई ठीक है RSS जो किस प्रकार से काम करती है, ताकि आप अपने दिमाग में एक छवि बना सको कि RSS एक अच्छी संस्था है, एक बुरी संस्था है। अब समझने वाली बात यह है, RSS जैसी संस्था जो है, क्या उसको यहाँ मतलब स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए? दिक्कत ये है कि मैंने अभी जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि RSS जो है उसके 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में किताबें बांटी गई राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और किताबों बांटने के अलावा उनसे जो है उनकी किताबों पढ़ने के लिए बच्चों को बोला गया कि बाद में जो आपकी एग्जाम ली जाएगी। अगस्त में उनकी एग्जाम भी कंडक्ट करवा रहे हैं, बाद में हो सकता है इनको रिवार्ड्स वगैरह भी दे। लेकिन क्यों? क्या स्कूलों के अंदर कोर्स बुकें खत्म हो गई है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती? उनके अलावा ऐसा कुछ जो बुक पढ़ाई जा रही है इसमें, मैंने पढ़ा खुद ने, इसमें से कुछ नहीं है। कोई ऐसी मोरल ड्यूटीज, मोरल कोर वैल्यूज नहीं लिखे हुए हैं कि उनको देख करके बच्चे कुछ सीखने वाले हैं। कोई स्वतंत्रता सेनानी की बात नहीं हुई है, कोई देश के डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है। धर्म धर्म धर्म, बस यही भरा पड़ा है। अपना खुद का इतिहास बताते जाओ, धर्म के बारे में बताते जाओ। आज जो है भारत देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। जब तक वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक अपने देश का विकास जो थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह से कि अपन लोग जो है ज्यादा धर्मांधता में उलझे हुए पड़े हैं। धर्म जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। मैं कौन से धर्म को मानता हूँ, मेरी कौन सी कोर वैल्यूज हैं, ये जो है वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। और दूसरी बात, मैं खुद एक अध्यापक हूँ, तो मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि स्कूल में जाने के बाद में जब मैं छात्रों के सामने होता हूँ तब मेरा दृष्टिकोण हम कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए, हमेशा वैज्ञानिक होना चाहिए। मैं उनको जो है साहित्य के बारे में, मैं उनको अपनी कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, विज्ञान के बारे में
इन सब चीजों के बारे में उनको मैं बताऊं, एक भाषा का ज्ञान मैं उन्हें दूं, ये तो होती है अलग बात। लेकिन जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मैं जो है किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मेरी विचारधारा किस संघ की है, अगर ये मैं बच्चों को पढ़ाने लग गया तो बच्चे अपने जो जरूरत की जो चीजें हैं वो कब पढ़ेंगे। और फिर एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अगर सब जो है अपने अपने संघ की अपने अपने विचारधारा को बच्चों को थोपने लग गए तो फिर तो क्या ही बात होगी। फिर तो पूरे की पूरा जो एजुकेशन सिस्टम वो एकदम खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, समझ लो आप लोग। और मैं अपने गांव के स्कूल में भी गया, मैंने इस बारे में बात की तो कह रहे हैं कि बच्चों की मर्जी से दी है, किसी के ऊपर थोपी नहीं गई। बच्चों की मर्जी इसमें कहां से आ गई? क्या आपको नहीं पता कि संविधान का आर्टिकल क्या कहता है? संविधान में साफ लिखा हुआ पड़ा है कि कोई भी सार्वजनिक संस्था जो है उसमें आप किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तुओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, कोई धार्मिक रूप से जो सामग्री होती है वो आप नहीं बांट सकते। लेकिन आपने बांट दी, किसकी परमिशन से? इतनी बड़ी आपने जो ये हरकत की है पूरे राजस्थान की सरकारी स्कूलों में आरएसएस की बुक्स बंटवाना, किससे पूछ करके ये हुआ? और अगर हुआ, चाहे बड़े से बड़े, चाहे कोई विधायक हो, कोई बहुत बड़े सांसद हो, चाहे अपने जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने परमिशन दी हो, लेकिन जिसने भी दी है ये संविधान सम्मत नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है, गलत हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है बुक्स वगैरह वापस ले लेंगे, बच्चों की मर्जी से। उनको बच्चे क्या मर्जी क्या होती है? बच्चे तो कोरे कागज होते हैं और शिक्षक का काम होता है उस कोरे कागज को फिल करना, उसको भरना, उसमें अच्छी गुणों का विकास करना, उसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब विकास करना, अलग अलग भाषाएं उनको सिखाना। अपन क्या कर रहे हैं? आरएसएस धर्म के बारे में सिखा रहे हैं। बच्चे कोर्स बुक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? आप इनके एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। अब बच्चा इसको पढ़ेगा तो बच्चा तो खाली दिमाग होता है एक तरीके से, समझ लीजिए कोरा कागज। उसको हम लोग ढालते हैं, उसको हम लोग गढ़ते हैं, टीचर्स लोग होते हैं वो उसको एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं उसको। और अब टीचर्स जो अगर वो इसी प्रकार की मानसिकता के हैं कि वो जो है अपना जो पर्सनल किस संगठन को फॉलो करते हैं, किस पार्टी को फॉलो करते हैं, अगर वो वहां स्कूल में जाकर के बच्चों के सामने रखने लग गए तो कैसे काम चलेगा? क्या करने हैं आपको? संघ के सदस्य तैयार करने के स्कूल में? और ये एक संघ की सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है। कमजोरी की निशानी है किसी भी संस्था की, अगर वो स्कूलों को बच्चों को माध्यम बना रहे अपने प्रचार प्रसार का। क्या बच्चे जो है वो इस प्रकार से, मतलब आप क्या सोचते हैं कि स्टार्टिंग से छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की चीजें पढ़ा दीजिए, शुरू से उनको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाए इस प्रकार की चीजें बता बता करके? ऐसी कोई आपकी विचारधारा है क्या? क्यों हुआ ऐसा काम? क्यों जो इस प्रकार की किताबें जो है वो स्कूलों के अंदर बांटी गई? बहुत गलत हुआ। हमारे स्कूल में तो मैं देखो गया, राजस्थान के सारे स्कूलों में जाना मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन हमारे गांव के स्कूल है वहां पे मैं गया, और वहां पर जाने के बाद में वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे और स्टाफ, उनसे बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि गलती से बढ़ गई और वापस से रोल बैक हो जाएगा बुक्स का, सब जो वापस से रिक्लिक कर लेंगे। और जिस टीचर ने बांटी वो प्रेयर में बच्चों को समझाएगा कि देशभक्ति क्या होती है और ये पार्टी भक्ति क्या होती है, या फिर ये जो संघ भक्ति जो है ये क्या होती है एक तरीके से, है ना। और ये जो है वो स्कूल में नहीं चलता है, उनको बताना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल, है ना। स्पिरिचुअल जो है वो अपना पर्सनल मीटर है, कौन से धर्म को मानना है, कौन सी बुक को पढ़ना है। आउटर एरिया ऐसे बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे बुक्स, पता नहीं कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, अगर सब ऐसे बांटने लग गए फिर तो होगी काम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।